पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी शांति और बेटे शामू के साथ रहता था। रामू एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी था। रामू अपने गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी किया करता था। रामू के अच्छे अखलाक की वजह से जमींदार भी रामू की इज्जत करता था। फिर एक दिन, सुनते हो जी, कल घड़ी दीवार से गिरकर टूट गई थी। बहुत कोशिश की मगर चलने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं शांति, मैं आज काम से आते वक्त कोई घड़ी ले आऊंगा। रामू और शांति एक दूसरे से खुशी खुशी बातें कर रहे थे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर बाद रामू काम के लिए निकल पड़ता है। अरे आओ आओ, रामू बेटा आ गए? जी मालिक, आ गया हूँ। अरे तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे मालिक न बोला करो। ठीक है मालिक, आगे से ध्यान करूंगा। रामू सारा दिन काम करता है और फिर शाम को ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे रामू, आज तो जल्दी जा रहा है या मुझे लग रहा है? नहीं नहीं मालिक, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे घर के लिए एक घड़ी भी लेने जाना है। ठीक है रामू बेटा, और घड़ी के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया साहब। अभी रामू रास्ते में ही था कि बहुत ज्यादा धुंध की वजह से उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अरे जी, उठिए ना, क्या हो गया आपको? कुछ तो बोलो जी, उठिए ना। रामू की मौत के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी शांति पर आ जाती है और वह इसे अच्छे से निभाती भी है। शांति जमींदार के घर झाड़ू बर्तन किया करती थी ताकि वह अपने बेटे के भविष्य को बेहतर कर सके। फिर एक दिन शांति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह काम पर नहीं जा पाती। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं आज काम पर नहीं जा सकी और इसी वजह से शायद आज हमारे घर में चूल्हा भी न जले। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं जाता हूँ और कोई काम ढूंढता हूँ, शायद कोई मुझे काम पर रख ले। अरे बेटा, तू इतनी छोटी उम्र में क्या काम करेगा? कुछ तो कर ही लूंगा माँ, आखिर जिंदा भी तो रहना है। इसके बाद शामू काम की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। साहब, आपकी दुकान पर कोई काम होगा क्या? आप मुझे कोई भी काम देंगे तो मैं वह कर लूंगा। अरे तू इतनी छोटी उम्र में क्या काम करेगा? और वैसे भी अगर मैंने तुझे काम पर रखा तो पुलिस मुझे ही उठाकर ले जाएगी, क्योंकि तू अभी बहुत छोटा है। मुझे माफ कर, मैं नहीं तुझे दुकान पर रख सकता। इसके बाद शामू और भी बहुत सी जगहों पर काम ढूंढता है, लेकिन उसकी छोटी उम्र होने की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। वह उदास होकर वापस आ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक कबाड़ी वाले पर जाती है। अरे वाह, ये काम भी ठीक है, क्यों ना यही काम कर लूं। पूरा गांव में से कबाड़ इकट्ठा करके इस कबाड़ी वाले को बेच दिया करूंगा। इसके बाद शामू घर जाता है और वहाँ से एक बोरी उठाकर कबाड़ इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है और उसे जहाँ भी कोई प्लास्टिक, लोहा या कागज वगैरह मिलता है वह अपने बोरे में डालता रहता है। फिर शाम को वह इस कबाड़ को कबाड़ी वाले के पास लेकर जाता है। अरे साहब, ये कुछ कबाड़ है, इसे रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले मैं देखूंगा कि इसमें बिकने लायक कोई चीज है या नहीं, फिर तुझे इसके पैसे दे दूंगा। कबाड़ी वाला इस सामान को देखता है और फिर शामू को कुछ पैसे दे देता है। अरे वाह, मेरी पहली मेहनत की कमाई मिल गई। अगर चाहिए थोड़ी है, मगर मेरी मेहनत की कमाई है। अब ऐसा करता हूँ कि जल्दी से घर जाता हूँ और ये पैसे माँ को दे देता हूँ। इसके बाद शामू घर जाता है और वह पैसे अपनी माँ को दे देता है। अब वह हर रोज कबाड़ इकट्ठा करता और फिर उसे कबाड़ी वाले को बेच देता। फिर एक दिन शामू जैसे ही सोकर उठता है तो वह देखता है कि बाहर तो बारिश हो रही है। अरे ये क्या हो गया, बाहर तो बारिश हो रही है। आज मैं कबाड़ कैसे इकट्ठा करने जाऊंगा, लेकिन घर पर भी तो नहीं बैठ सकता, वरना माँ के लिए कहाँ से लाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि चला ही जाता हूँ। वैसे भी जिस तरह घर से पानी टपक रहा है, यहाँ पर भी बैठकर गीला ही होना है। इससे अच्छा बाहर जाकर गीला हो लेता हूँ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। इसके बाद शामू कबाड़ उठाने के लिए निकल पड़ता है।
जब वह घर से थोड़ा दूर ही आता है तो देखता है कि आज तो कोई भी कबाड़ उठाने नहीं आया हुआ। अरे वाह, लगता है बारिश की वजह से आज कोई भी कबाड़ उठाने नहीं आया। ऐसा करता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं ही सारा कबाड़ उठा लेता हूँ। इसके बाद शामू तेज बारिश में ही कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह कबाड़ का बोरा भरता और फिर उसे जाकर अपने घर रखाता, फिर दोबारा बोरा भरता और फिर उसे घर फेंकाता। अगला दिन हो जाता है और शामू जब उस कबाड़ को धूप में फैला रहा होता है तभी उसकी नजर एक अजीब से कागज पर पड़ती है। इसके बाद शामू उस नक्शे पर दिखाए गए रास्तों पर चलने लगता है। थोड़ी ही देर में वह एक खंडहर के सामने पहुंचता है। अरे बाप रे, कितना पुराना खंडहर है। ऐसा करता हूँ कि अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर इस खंडहर में है क्या। इसके बाद शामू उस खंडहर के अंदर चला जाता है। खंडहर के अंदर जाकर वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा कबाड़ पड़ा है। लगता है कि इस खंडहर में काफी सालों से कोई नहीं आया है, इसी वजह से यहाँ का सारा सामान यहीं टूटा पड़ा है। अगर कोई आता तो वह यह उठाकर ले जाता और बाजार में बेच देता, लेकिन शायद यह मेरी किस्मत में था, इसी वजह से यहाँ पड़ा था। अभी शामू ये सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर सामने पड़ी एक चमकती हुई किताब पर जाती है। यह किताब तो काफी सुंदर है, लेकिन यह चमक क्यों रही है? यह तो अब इसको खोलकर देखने के बाद ही पता चलेगा कि यह क्यों चमक रही है। शामू जैसे ही उस किताब को खोलता है तो उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और आवाज आती है, कौन है तू बच्चा और यहाँ इस खंडहर में क्या करने आया है? मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने आया था कि यहाँ क्या है। मुझे वह नक्शा मिला था, इसी वजह से। अच्छा, तो मुझे यह बताओ बच्चे, तुम्हारे पिता और माँ कहाँ हैं और वे क्या करते हैं? मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी माँ बीमार है। वह बिस्तर पर लेटी हुई है। मैं उसकी दवाई वगैरह के लिए पैसे ही इकट्ठा करने के लिए गत्ता, कागज और प्लास्टिक की बोतलें वगैरह उठाकर बेचता हूँ। बहुत दुख हुआ सुनकर कि तुम इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ के लिए इतने दुख झेल रहे हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम जितनी भी रकम बोलोगे मैं तुम्हें वह जरूर दूंगी। अरे नहीं किताब जी, मुझे दौलत या शोहरत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसों से बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती। यही वजह है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम तो बहुत समझदार हो बच्चे। ऐसा करो कि साथ वाले कमरे में बहुत सारे कागज पड़े हुए हैं। तुम उन कागजों को घर ले जाओ और उनका एक घर बनाओ। कागज का घर तो बनाना नामुमकिन है। वैसे भी बरसात का मौसम है और बारिश की वजह से हमारी तो झोपड़ी टपकने लग जाती है, तो वह कागज का घर क्या चीज है? बेटा, वह जादुई कागज है। तुम इससे अपना घर बनाओ और जब वह घर बन जाए तो ऊपर वाले से दुआ मांगना कि वह तुम्हें इस घर में सुख शांति वाली जिंदगी दे और फिर इस घर में चले जाना। तुम्हें इस घर में वह सारी चीजें मिलेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत होगी और तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद शामू वहाँ से कागज लेकर घर चला जाता है और उन कागजों से घर बनाने लगता है। अरे देखो, लगता है बाप के मरने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसी वजह से कागज का घर बना रहा है। हाँ भाई, यहाँ तो अच्छे अच्छे घर बारिश और तूफान की वजह से गिर जाते हैं और यह बेवकूफ कागज का घर बना रहा है। दोस्तों, कहानी तो खत्म होने वाली है, मगर मजा खत्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शामू लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने भविष्य के लिए चुपचाप दिन रात मेहनत करके उन कागजों का एक घर तैयार कर लेता है और फिर वह उस किताब के कहे अनुसार ऊपर वाले से दुआ मांगता है और फिर उस घर में अपनी माँ को लेकर चला जाता है। जैसे ही वे घर में दाखिल होते हैं, उसकी माँ की तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है। अरे बेटा, ये क्या? इस घर में आते ही मेरी तबीयत फौरन से ठीक हो गई। हाँ, यह सब इस किताब का और इसके जादू का कमाल है। नहीं बेटा, इसमें इस किताब का कुछ कमाल नहीं है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। इसलिए हमें धन्यवाद भी ऊपर वाले का करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मर्जी ना होती तो हमें वो किताब भी ना मिलती। अभी 1-2 दिन ही गुजरते हैं कि बहुत तेज बारिश और तूफान आता है और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से गांव के सभी घरों में पानी चला जाता है। लेकिन शामू का कागज का घर उस पानी पर भी तैरने लगता है। यह देखकर गांव के सभी लोग शामू के पास मदद के लिए आते हैं। शामू बेटा,
हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला। हमें अपने घर के अंदर आने दो बेटा, वरना इतनी ठंड की वजह से हम मर जाएंगे। और कैसी बातें कर रहे हो काका, यह आपका ही घर है, आओ आओ। इसके बाद वे उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी किसी गरीब या किसी मजबूर को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वे उसे जादुई घर से लाकर दे दिया करते।